30 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कोविड-19 इंडिया अकाउंट्स फॉर 1 in 4 डेथ्स इन द वर्ल्ड। भैया दुनिया भर में अगर 4 मौतें हो रही तो एक मौत इंडिया में हो रही है। लगातार तीसरे दिन इंडिया में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं दिन की वो 3000 क्रॉस कर गई हैं। अगर आप थर्सडे के रात के 11 बजे तक का फिगर देखो तो इंडिया में 3443 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस हिसाब से कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से अगर दुनिया में 4 मौत हो रही है तो इंडिया में 1 मौत हो रही है। कंट्री के अगर इन्फेक्शंस की बात की जाए तो भैया अभी जो लेटेस्ट डे की काउंटिंग आई है उसमें पता चल रहा है 3.8 लाख इन्फेक्शन से ज़्यादा आए हैं एक दिन में। 3,86,795 3,86,795 न्यू कोरोना वायरस केसेस इन अ डे, जिसके चलते इंडिया के टोटल नंबर ऑफ टैली पहुंच गई है 1,87,55,126। टोटल नंबर ऑफ मौतें 2,08,255 और ये नंबर बहुत ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड है। ये बात आपको पता ही है किस प्रकार से इंडिया में मेडिकल फिगर्स की रिपोर्टिंग होती है, खासकर डेथ्स की रिपोर्टिंग होती है। डेथ्स तो बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है। महाराष्ट्र में 66,159 इन्फेक्शन, केरला में 38,607 इन्फेक्शन, उत्तर प्रदेश में 35,156 इन्फेक्शन। पिछले 7 दिन का मौतों का रेशियो 2,882। अभी सोचिए दोस्तों, एक दिन में लगभग 3400 से ज़्यादा डेथ्स, बहुत बड़ा फिगर है। दुनिया भर की अगर कंट्रीज़ की बात करें, टॉप 5 कंट्रीज़ की जहाँ सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो वो है यूएस, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडिया, यूके। अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया एक अकेली कंट्री है जहाँ पे डेथ्स का रेट बढ़ रहा है, बाकी सारी कंट्रीज़ में डेथ का रेट कम हो रहा है। अभी ऐसे केस में हमारा जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन का रेट इंडिया में घट रहा है। पिछले 24 घंटों में थर्सडे को सुबह 7 बजे तक 21.9 लाख शॉट्स दिए गए वैक्सीन के। उससे पहले लगभग 3.6 ज़्यादा दिए गए थे, अभी आप कह लीजिए 25.5 लाख दिए गए थे। एक समय ऐसा था अभी 3-4 दिन पहले ही जब 3 मिलियन से ज़्यादा शॉट्स दिए जा रहे हैं। तो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस का जो रेट है, स्पीड है, वो कम हो रहा है। क्यों? उसका रीज़न आपको पता है, स्टेट्स के पास वैक्सीन है नहीं। अब कंपनीज वैक्सीन बेच रही हैं, स्टेट्स के पास खरीदने का पैसा नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा फ्री की वैक्सीन बांट नहीं रही। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर जब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा मैसेजेस के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, आपके मैसेजेस का जवाब देके, फोटोज़ के थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रॉसेस 8,000 करोड़ मार्क। सबसे पहले तो समझिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको पूरा की पूरी न्यूज़ नहीं समझ में आएगी। 2020 में सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टैब्लिश किया था। क्यों? ताकि इंडिया की एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में थोड़ा पैसा, थोड़ा क्रेडिट इन्फ्यूज किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एक स्कीम थी। जब मैंने आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको समझाया था तो मैंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी समझाया था। इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना, और इसके लिए सरकार ने इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया था। हालांकि ये 1 लाख करोड़ रुपए एक साल में नहीं, 2020 से लेकर 2029 तक यानी 10 सालों में इन्फ्यूज किए जाएंगे। तो लमसम आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक साल में 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए जाएंगे। इस फंड में जो पैसा है उस पैसे से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ये जो फंड है इससे वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोर, साइलोज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग यूनिट्स, राइपनिंग चैम्बर्स को सेटअप किया जाएगा। जो भी फंड इस लोन से जो भी लोन इस फंड से निकाल के फार्मर्स को या एसोसिएटेड एंटिटी को दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का, अप टू 2 करोड़। यानी अगर आपने 2 करोड़ रुपए तक का लोन उठाया है पहले 7 साल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम में, यानी 2020 से लेके 2026 तक, तो ऐसे केस में जो भी इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट से 3% इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाएगा। ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं इनको मैनेज कौन करता है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म इनको मैनेज करता है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने बोला कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 8,000 करोड़ से ज़्यादा पड़ा था। मिनिस्ट्री के पास एप्लीकेशंस आई थी 8,665। इन 8,665 एप्लीकेशंस के अंदर जो पैसा मांगा गया था आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
वो था 8,216 करोड़। इसमें से 4,000 करोड़ रुपीस को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अप्रूवल दे दिया है। जो स्टेट्स इन पैसे को रिसीव करेंगे वो कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। जो लार्जेस्ट शेयर है सैंक्शन एप्लीकेशन का वो कौन से सेक्टर्स में जा रहा है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज में 58% लोन्स दिए जा रहे हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स को 24% लोन्स दिए जा रहे हैं, फार्मर्स को इंडिविजुअल को 13% यहाँ पे लोन दिए जा रहे हैं। आप कह सकते हो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में न्यूज़ बहुत काम की है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ में चीज़ आपको काम आएगी, और जनरल स्टडीज पेपर 3 के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में भी ये न्यूज़ आपको काम आ सकती है। अब भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परचेज को बढ़ाना। देखिए इंडिया में डीजल व्हीकल से, पेट्रोल व्हीकल से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ाने की बात हो रही है। तो नीति आयोग ने बोला कि देखिए फेम 2 के अंदर तो सब्सिडी दी जा रही है। फेम 2 क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन फेम 2 स्कीम की सब्सिडी के बजाय कुछ और इंसेंटिव्स यहाँ पे सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज के ऊपर देने पड़ेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग बोल रहा है। नीति आयोग ने अपनी स्टेटस को एनालिसिस की है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया की, और यहाँ पे नीति आयोग ने बोला है कि सरकार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में जो लोन बांटती है, यानी कुछ लोन आपका इसको एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, कुछ एमएसएमई को जाना चाहिए, तो इस प्रकार से बैंकों को जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर टारगेट देना है, कुछ लोन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैटेगरी के अंदर भी जाने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया को बढ़ाने के लिए सरकार को यहाँ पे कुछ स्टेप्स रिकमेंड कर रही है नीति आयोग, जिसमें फेम 2 की सब्सिडी के साथ कुछ और सब्सिडीज की बात हो रही है। प्लस ये बोला जा रहा है कि जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर पैसा लैंड करती हैं उसमें से थोड़ा पैसा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को भी एलोकेट करो। प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन एडिशनल सब्सिडीज के बजाय कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी लाने की जरूरत है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? तो बड़े बड़े जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गया, मूवी थिएटर के नीचे की जो पार्किंग होती है, स्टेडियम्स की जो पार्किंग होती है, क्रिकेट स्टेडियम्स की, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी पार्किंग फ्री होनी चाहिए। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रायोरिटी लेन बनाई जानी चाहिए। तो सड़कों पे अगर प्रायोरिटी लेन होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उस लेन में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल घुस सकता है, आपका एक डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल वाली गाड़ी नहीं घुस सकती है। तो लोगों को दिखेगा कि अरे भाई डीजल व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल वाली लेन में जाम लगा हुआ है और जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली लेन है वो खाली पड़ी है, तो लोग थोड़ा सा वो होंगे कि चलो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं। फिर नीति आयोग ने बोला है कि शहरों में कुछ ग्रीन जोन्स डिमार्केट होना चाहिए, और अगर उस ग्रीन जोन में आपको किसी गाड़ी से जाना है तो आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही होनी चाहिए। और इसके रिस्पेक्ट में एक नेशनल लेवल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जो कि उन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज को सपोर्ट करे, इंसेंटिव दे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी सारी यहाँ पे पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी हैं नीति आयोग ने व्हेन कंपेयर टू प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। अब देखिए कि अगर ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बड़ा हो जाता है, तो अभी के लिए इंडिया में जो बहुत ताकतवर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल पंप वाले परेशान हो जाएंगे, जो अभी के लिए इन गाड़ियों को बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, डीजल व्हीकल्स को, वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो एक बहुत पावरफुल तबका भी है जो कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन कराने में डिले करता नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे आप बात करोगे तो सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 भी नोटिफाई किया है। ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 क्या बोलता है? तो ये एम करता है टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम 2 स्कीम को लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को स्टिमुलेट करने के लिए। अगर आप बात करो अब तक जितने भी व्हीकल्स मार्केट में इंडिया में बिकते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो परसेंटेज शेयर है वो केवल 1% है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परसेंटेज शेयर हमारे टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए नीति आयोग ने इतने सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल को बढ़ाने के लिए। फिर बात करिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को बेचने की बात कर रही है 2020 तक। हालांकि कहीं से भी ये टारगेट पूरा होने वाला नहीं है। ओके, नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। जब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रयोग किया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस इंसेंटिव वाले जो फ्यूल हैं उनका सेल डिस्करेज होगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अलग अलग प्रकार से ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान कन्वेंशनल व्हीकल्स को हटा के
हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल को और बढ़ाना चाहती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हालांकि ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे जो आप कह सकते हो रिकमेंडेशंस दी हैं, रिकमेंडेशंस ऐसे के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो नीति आयोग इन स्टेटस क्यो एनालिसिस में आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में इंडिया में बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है। अगर ये लाइन में आप लिख देते हो कि नीति आयोग ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंसेंटिव्स दिए, या फिर अगर आप एक ऐसा ग्राफ बनाते हो नीति आयोग रिकमेंडेशन, उसके नीचे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लिखो नीति आयोग, उसके लिखो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, आप पूरा लिखना, मैं आधे में लिख रहा हूँ, एक लिखो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि भाई एडिशनल सब्सिडीज, फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट सबवेंशन, फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो फेम टू। तो ये तीन चीजें आप लिख दो इस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर और थोड़ा बहुत ब्रैकेट बना के इनको यहाँ एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ग्रीन जोन्स इन सिटीज वेयर ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी अलाउड। दूसरा आप लिख सकते हो कि भाई स्पेसिफिक लेन्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेयर डीजल एंड पेट्रोल पावर व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड। तो एक छोटा सा आप अगर इस प्रकार का फ्लो चार्ट टाइप का बना देते हो तो ये जगह भी कम लेगा, प्लस इस पर्टिकुलर कंटेंट को लिखने में आपको समय भी कम लगेगा, प्लस ये आई को बहुत कैचिंग लगेगा एग्जामिनर की, प्लस नंबर भी आपके बढ़ेंगे। इस प्रकार के मेथडोलॉजी से ही आप मेंस में नंबर खींचते हो, ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हालांकि एग्जैक्टली नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही रेगुलेटरी बॉडी है, वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्च ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। बहुत हल्के तरीके से आप समझाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से पीपीटी बना रखी। चाइना की डोमिनेंस ऑफ सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए 3 कंट्रीज एक साथ मिलकर आई हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने पहले ही बोला था कि हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करेंगे, और ट्यूसडे को फॉर्मली इन्होंने लॉन्च कर दिया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। एक वर्चुअल ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई जहाँ पे इन 3 कंट्रीज ने मिलकर ये बोला है कि भाई सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाएंगे। इनका कहना यह है कि चाइना के ऊपर ये जो ओवर इंडिपेंडेंस है दुनिया भर के सप्लाई चेन्स की, उसको कम करने की कोशिश करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप करते हुए एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग लेके आएंगे, जहाँ पे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर काम करेंगे। इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया जाएगा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा ताकि इंडो पैसिफिक को एक इकोनॉमिक पावर हाउस में कन्वर्ट किया जा सके। एक म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पार्टनर कंट्रीज के अंदर शुरू की जाएगी। अभी की जो एक्सिस्टेंशियल सप्लाई नेटवर्क है इसमें वैल्यू एडिशंस किए जाएंगे। उसके रिस्पेक्ट में जापान और इंडिया ने यह भी बोला है कि इंडिया जापान कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप के अंदर जापानीज कंपनी को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी जिससे वो इंडिया में आके अपना धंधा बिजनेस खोल सकती हैं। अगर आप देखोगे इंडिया को इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया बहुत लंबे समय से अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। चाइना से बॉर्डर टेंशंस के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ये लगने लगा है कि अल्टरनेटिव सप्लाई चेन से इंडिया बनाना चाहता है। जापान की बहुत सारी कंपनीज चाइना से ऑपरेट करती हैं। जापान और इंडिया दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपनीज निकल के चाइना से इंडिया में आ जाएं। हालांकि इंडिया में अभी उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है कि ये कंपनी आना शुरू कर दें, तो अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक और बात, इंडिया बहुत सारी चीज़ चाइना से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया सीधे सीधे भी चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है ताकि समय आने पे चाइना के साथ ट्रेड लिंक्स खत्म करके हम अपने डोमेस्टिक ग्रोथ को सेल्फ इंडिपेंडेंट तरीके से, आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ा सकें। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर अगर इंडिया ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि चाइना को ये लगे कि इंडिया उसके साथ कॉम्पीट करेगा, तो चाइना अपने एक्सपोर्ट को इंडिया में क्यों नहीं बंद कर रहा है। इसकी 2 वजह है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना अपने एक्सपोर्ट को इंडिया में किसी भी हाल में बंद नहीं कर सकता है। पहली वजह तो यह है कि इससे चाइना को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। इस प्रकार से चाइना अगर अपना एक्सपोर्ट बंद करने लग जाएगा तो दुनिया भर की कंट्रीज के साथ उसके इशू हो जाएंगे, और चाइना एक ऐसी कंट्री जो कभी धंधे या इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचने देता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाइना स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखना चाहता है। तो इंडिया कितना भी ऑफेंसिव हो जाए, चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया में बंद नहीं होंगे। क्योंकि देखिए 2 सिनारियो होते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है तो आप आराम से वो खाना खा रहे होगे। मान लीजिए आपके पास बिल्कुल खाना नहीं है, आप एकदम भूखे बैठे हुए हो, तो
कौन सी कंडीशन में आप ज़्यादा मेहनत करोगे? ऑब्वियसली जब आते जब आपके पास खाना नहीं होगा उस कंडीशन में आप ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि जब आपके पास खाना है तो आपको लगेगा है तो यार, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों कंडीशन समझिए। सेकंड कंडीशन में जब आपका पेट भूखा है, आपके पास चीज़ें चलाने के लिए है नहीं और खाना जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत मेहनत करोगे, स्ट्राइव करोगे और जैसे तैसे करके पैसा कमा के अपने लिए खाना खरीद ही लोगे। सेम गोज फॉर इंडिया। आज की डेट में इंडिया को चाइना से बहुत आराम से इंपोर्ट्स मिल रहे हैं, तो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन के प्रोसेस को इंडिया ने कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर रखा है। कहीं ना कहीं इंडिया के दिमाग में है कि चलो चाइना से तो इंपोर्ट आ ही रहा है, क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस दिन चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया इंडिया में, उस दिन इंडिया के सामने एक मजबूरी हो जाएगी कि अब तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ही होना है। समझ गया आप बात को? फिर ऑप्शन नहीं है चाइना से इंपोर्ट करने का। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन है चाइना से इंपोर्ट करने का, तब तक हम दूसरी जगहों पे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बात चाइना भी जानता है, इसलिए वो कभी भी अपने एक्सपोर्ट्स को बंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां से चाइना को एक्सपोर्ट अर्निंग भी मिल रही है। और चाइना ये भी जानता है कि जब वो अपने एक्सपोर्ट को बंद कर देगा उतनी तेजी से इंडिया ग्रो करेगा। तो चाइना के इंपोर्ट्स के साथ अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 5 साल लग रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट अगर बंद हो गया तो 1 साल में हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होगी ही नहीं तो हम उसको पाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। वो ये ज़रूर बात है कि शुरुआत के 1-2 साल में हमको परेशानी होगी, बट अल्टीमेटली हम उस चीज़ को पा ही लेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हो ना, तो आप मेहनत करते हो। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के आपसे कनेक्टेड चीज़ें बताता हूँ। एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो जॉब कर रहा है, दूसरा है जो जॉब नहीं कर रहा है। जो जॉब नहीं कर रहा है उसके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है यूपीएससी क्वालिफाई करना, तो वो मेहनत करेगा ही करेगा। और जो जॉब कर रहा है उसकी प्रायोरिटी में पहले तो जॉब होगी, जॉब के साथ वो मेहनत करेगा, तो इस जॉब करने वाले तबके के सामने जो यूपीएससी की चाहत होगी ना, वो एक जॉब नहीं करने वाले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, जो टाइम पास करते हैं कोचिंग के नाम पे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप इंडिया चाइना की कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो। अगली न्यूज़ है आदित्य L1 सपोर्ट सेल। आदित्य L1 के बारे में मैंने आपको पहले बताया। आदित्य L1 सपोर्ट सेल एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर है। देखिए, इंडिया का जो पहला डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन है, इसके रिस्पेक्ट में सिंगल वेब इंटरफेस बनाया जा रहा है। इस सिंगल वेब इंटरफेस में आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना आदित्य L1 सपोर्ट सेल का काम है। ये जो आदित्य L1 सपोर्ट सेल है, दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इसरो एंड आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंटिस्ट। यहाँ पे इस आदित्य L1 सपोर्ट सेल में सोलर एक्सप्लोरेशन और सोलर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा है, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके डाटा सेट्स को अवेलेबल करवाया जाएगा, और उस डाटा सेट्स का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं लोग। इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल आदित्य L1 की फाइंडिंग्स के हिसाब से अगर कुछ करना चाहे तो इस वेब इंटरफेस से डाटा निकाल के अपनी शोध कर सकता है। आदित्य L1 मिशन इंडिया का पहला सोलर मिशन है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करके इसका लेके गया गया है। 7 पेलोड्स हैं इसमें। सन के कोरोना को, सोलर एमिशंस को, सोलर विंड्स को, फ्लेयर्स को, कोरोनल मास एजेक्शंस को पढ़ना इसका काम है। ये राउंड द क्लॉक इमेजिंग करेगा सन की, और राउंड द क्लॉक इमेजिंग करने के लिए इसको लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में रखा गया। सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, जिसको पॉइंट को नाम दिया गया L1 पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो आदित्य L1 मिशन है वो लगातार सन को देख पाएगा। मतलब आदित्य L1 मिशन और सन के बीच में कोई भी और चीज नहीं आएगी अगर आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे है। अभी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे होने का मतलब ये नहीं है कि ये आदित्य L1 मिशन एक जगह पे स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक है, ऑर्बिट में घूम रहा है, बट लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में होने की वजह से सन हमेशा इस आदित्य L1 मिशन को दिखता रहेगा। और ये आदित्य L1 मिशन करेगा क्या? तो सोलर स्टॉर्म्स किस प्रकार से इवॉल्व करते हैं, सोलर स्टॉर्म्स किस प्रकार से सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को कवर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लगातार शोध करेगा आदित्य L1 मिशन। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।